हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखेंगे आपके आरबीआई एंड सेबी एग्जामिनेशन के लिए। दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट। तो ये एक ईयरली रिपोर्ट है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? द न्यूज़ से। देखो, जो यूनाइटेड नेशन है, मतलब सिंपल सा बात है, ये डेटा देता कौन है? जो हमने देखा ना वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये कौन देता है? UNDES से देता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है या आप कमेंट सेक्शन में लिखो, या तो मैं नेक्स्ट स्लाइड भी इसको आपको बता भी दूंगा। सो ये जो न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी है जो ये 5.8% से ग्रो करेगा इन 2023। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको हर न्यूज़ में कवर किया गया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आरबीआई एंड सेबी एग्जामिनेशन। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से एंड क्या क्या हमें याद रखना है। तो हाईलाइट्स फ्रॉम द रिपोर्ट अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में उन्होंने क्या बोला? ऑब्वियसली इंडिया के बारे में क्या बोला ये तो हमको समझना एंड पढ़ना भी है। तो वर्ल्ड के बारे में उन्होंने क्या बोला कि द रिपोर्ट हैज़ प्रोजेक्टेड ग्लोबल ट्रेड टू कॉन्ट्रैक्ट 0.4% एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू ग्रो 1.9% इन 23। तो मिल गया क्या पॉइंट? मैं मार्क कर दूंगा क्या क्या आपको याद रखना है। इट्स 1.9% इन 2023। अब इसके पीछे उन्होंने रीज़न भी दिया है, रीज़न भी जानना ज़रूरी है। द कोविड-19 पैंडमिक एक है, द वॉर इन यूक्रेन हैज़ रिजल्टेड फूड एंड एनर्जी क्राइसिस सेकंड है, सर्जिंग इन्फ्लेशन, अगेन इन्फ्लेशन इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि फूड एंड एनर्जी क्राइसिस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डेट टाइटनिंग है, ठीक है। डेट टाइटनिंग मतलब क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को ऊपर लेके गया, तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई हुआ। सिंपल सी बात है, डेट टाइटनिंग, डेट को टाइट किया गया। दुनिया का हर सेंट्रल बैंक वही करता है व्हेन द इन्फ्लेशन इज हाई। एज वेल एज द क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट का भी एक इमरजेंसी है बिकॉज क्या इमरजेंसी है क्लाइमेट का? क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको अभी रोकना बहुत ज़रूरी है, एल्स शायद हमें कुछ नहीं होगा। इन नेक्स्ट 100 years वी विल नॉट सी मच इफेक्ट। ऑब्वियसली द इफेक्ट वुड बी देयर, वी कैन फील दोस इफेक्ट, बट ह्यूमन काइंड को उससे बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक समय आएगा 200-400 साल बाद, इफ थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ नाउ, द ह्यूमन काइंड एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस में डिस्टर्ब एंड उससे खतरा हो सकता है। व्हेन द इकोलॉजिकल बैलेंस गेट डिस्टर्ब, तो जो पशु पक्षी एंड ह्यूमन है, राइट, दे विल फील दैट हीट। तब क्राइसिस शुरू होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा। इवन दो वी हैव टेक्नोलॉजी टू फाइट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द प्लानट, स्टिल वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू मेनी थिंग, राइट। आर्टिक पे अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गल गया, समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। यू नो, द ओशन कैन वाइप आउट द एंटायर मास, आई मीन एंटायर लैंड मास। तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ नाउ। सो ये भी उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ग्रोथ इज फोरकास्ट टू मॉडरेट पिकअप टू 2.7% इन 2024 एज सम ऑफ द हेडविंड विल बिगिन टू सबसाइड। तो 2024 के बारे में उन्होंने बोला कि ये 2.7% से ग्रो कर सकता है, मतलब ये पिकअप कर सकता है, ऐसा नहीं है करेगा ही। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दी अपकमिंग सिचुएशंस। मतलब अभी जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चले तो ऐसा होगा, क्या पता रशिया यूक्रेन लड़े, कल और कोई लड़ना शुरू कर दे, या वहीं से कुछ प्रॉब्लम और आगे आ जाए। सो थिंग्स कैन चेंज इन फ्यूचर, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि कैन मॉडरेटली पिक अप। अब क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। अब साउथ एशिया के बारे में उन्होंने क्या बोला? द रिपोर्ट सेड दैट प्रोस्पेक्टस आर मोर चैलेंजिंग फॉर अदर इकोनॉमिक इन साउथ एशिया रीजन। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, देखो ये हमारा जो नेबर्स है, ये ऑलमोस्ट तीनों ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हाँ, श्रीलंका बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका एक क्राइसिस में है, एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज़ नॉट एक्चुअली इन क्राइसिस, बट हाँ इंटरनल क्राइसिस उनको बहुत है। एक्सटर्नल अभी तक उन्होंने महसूस नहीं किया है। दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल दी फ्रेंडली नेशंस एंड दी IMF, बट क्या पता फ्यूचर में वो भी एक्सटर्नल क्राइसिस से गुजरना शुरू कर दे। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा, राइट, जैसे मैं दोनों कंट्री की अगर बात करूँ, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मेजर्स लिए गए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रोकने के लिए। वहाँ के मॉल्स को बोला गया कि आप 8 बजे तक बंद कर दो,
है ना, रेस्टोरेंट्स को बोला गया कि यू कैन मैक्सिमम ऑपरेट टिल 10 PM इन द नाइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो देखो इस तरीके का क्राइसिस वहाँ पे आया है। द wheat is very much costly in Pakistan. They have also asked their citizens to reduce the consumption of tea because चाय का जो पत्ती, जो टी लीव्स है, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं है एंड दे हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो बिकॉज दे डोंट हैव मच मनी लेफ्ट इन देयर फॉरेक्स रिजर्व, कुछ 4 बिलियन के आसपास है उनके पास, प्रोबेबली 3 weeks ऑफ मनी लेफ्ट, सो दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। ये हो गई पाकिस्तान की बात। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दैट इज़ नो लॉन्गर lucrative आफ्टर कोविड बिकॉज कॉस्ट ऑफ लेबर हैज़ गॉन अप देयर। पहला चीज़। दूसरा चीज़, टूरिज्म तो हिट है ही आफ्टर कोविड। सो दिस आर फ्यू इश्यूज। जैसे अकेले टूरिज्म ने ही श्रीलंका को खा दिया। मतलब ऑब्वियसली श्रीलंका के कुछ अलग डिसीजंस भी थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दैट राजपक्ष प्रेसिडेंट केम, ही शिफ्टेड फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हुआ एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद कोविड, तो उसमें फ्यूल ऐड किया, बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम, तो वो कोविड के टाइम पे हुआ। बिकॉज श्रीलंका was is a very very beautiful country, right, surrounded by the ocean, beaches and many more things. तो वहाँ पे जो टूरिज्म है वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नो लॉन्गर रिसीविंग डॉलर्स फ्रॉम द टूरिस्ट इवेंचुअली। एंड ऊपर से उनका वो क्राइसिस भी है कि उनके पास फूड नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑल ऑफ रेसिडेंट शिफ्टेड टू नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रोडक्शन गिर गया। तो ये सारे वजह की वजह से दे आर फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द IMF। तो ये बात साउथ एशिया वाले सेक्शन पे रिपोर्ट ने किया। Average GDP growth is projected to moderate from 5.6% in 22 to 4.8% in 2023। मतलब ये कम हो जाएगा फॉर साउथ एशिया, ऐसा उनका कहना है। वाई? तो वाई में उनका कहना है, जो UNDESA का फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। उनका कहना है कि द इकोनॉमिक आउटलुक हैज सिग्निफिकेंटली डिटोरिएटेड ड्यू टू हाई फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, मॉनेटरी टाइटनिंग एंड फिजिकल वनरेबिलिटीज़। फिजिकल वनरेबिलिटीज़ मैंने बताया कि फॉरेस्ट रिजर्व किसी के पास भी नहीं है, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, राइट। देन ऑन द अदर हैंड, एनर्जी प्राइसेस हाई है बिकॉज ऑल 3 कंट्री आर एनर्जी इंपोर्टिंग। ऑब्वियसली वी ऑल्सो इम्पोर्ट एनर्जी, बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स हम उतने ज़्यादा परेशान नहीं है जितना कि ये लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है। मॉनेटरी टाइटनिंग तो हर जगह पे ही है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक कमेंट्री। ठीक है। सो व्हाट द रिपोर्ट सेज? द रिपोर्ट सेज द यूनाइटेड नेशन पार्ट डाउन इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट। तो पहले उन्होंने 6% बोला था, अब वो 5.8% बोल रहे हैं फॉर 2023 कैलेंडर ईयर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो अभी खत्म होने वाला है 31 मार्च को, राइट। तो आपको एक कन्फ्यूजन रहा होगा अब तक। सो ये है 2023 कैलेंडर ईयर में 5.8% से ग्रो करेगा। रीज़न क्या दिया उन्होंने ये 20 BPS गिराने का? हाई इंटरेस्ट रेट, रिस्क ऑफ रिसेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, वेइंग एन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये एज ए कॉमन मैन आप भी रिलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट तो हाई है बिकॉज रेपो रेट 6.6% से ऊपर है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट तो हाई ही है। रिस्क ऑफ रिसेशन इन द डेवलप वर्ल्ड, मतलब इंडिया में रिसेशन का रिस्क नहीं है, बट अगर US यूरोप में रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एंड क्या हिट होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारा चीज़ हिट होगा एंड दैट इज़ गोइंग टू हिट हार्डर इंडिया एज वेल। इंडिया भी उससे हिट होगा। नेक्स्ट है फॉर फिजिकल ईयर 23-24, ठीक है, जो शुरू होने वाला है, मतलब FY24। इसका मतलब होता है FY24 द एजेंसी केप्ट इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट अनचेंज एट 6%। अगले साल तो 6% ही रखा उन्होंने। The government has estimated India's real GDP growth in FY23 at 7.7% as against 8.7 in 2021-22। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 7% का है, जबकि पिछले साल ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.7% था। ठीक है। The report projected India's retail inflation to decelerate to 5.5% in 23 from 7.1% in 22 as global commodity price moderate and slower currency depreciation is important। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन कितना? 7.1% 2022 में था एंड 5.5% इन 23। क्यों? क्योंकि इंडिया इज एबल टू
गेट फ्यू थिंग्स चीपर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो वो एक फैक्टर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ऑन अदर हैंड आरबीआई का मॉनेटरी टाइटनिंग, जो जो भी ये था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंडर में उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ किया, तो उस वो तो एक रीज़न था ही। The last thing is the report highlighted that apart from restoring price stability through interest rate increase, India, Indonesia, Malaysia, and Maldives, among other, are cushioning the impact of higher food and inflation fuel through subsidies. ताकि जनरल लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वो थ्रू सब्सिडीज ये सारा काम कर रही है। इंडिया कैसे कर रही है? सिंपल बात है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उन्होंने पहले फ्री में खाना दिया लोगों को, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अभी पूरा ही फ्री कर दिया 1 जनवरी 2023 से। So somewhere around 81 crore people are getting benefit. So with this measure we are doing it, and with this we are done actually. एंड ये छोटा सा स्लाइड, मतलब ये आपके आपके है आपके लिए है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, और आप तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इंडिया का तो हमने देख लिया है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। With this, we are done. Let's meet in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. But before I say goodbye, let me remind कि ये month end धमाका ऑफर चल रहा है, right? Where 70% discount is in all the course. अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, obviously this is an opportunity to grab. Please check out the website. If you have any query, please call in this number. With this, always remember IXMB helps you prepare 50% faster.